Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today we will be doing second lesson from third unit of class 9th Maharashtra board, that is 3.2 reading works of art. रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट, ये एक आर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है इस लेसन में, और वो आर्ट है एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट के बारे में। वो है सैयद हैदर रज़ा। अब इनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। इन्हें पॉपुलरली रज़ा के नाम से जाना जाता था। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा लेसन है ये। बहुत ही जाने पहचाने मानने वालों में से एक इंडियन आर्टिस्ट थे। माने जाने वालों में से एक इंडियन आर्टिस्ट थे। बहुत ही अच्छे इंडियन आर्टिस्ट थे, और किस तरीके से इनकी पेंटिंग्स हुआ करती थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। और पहले के ज़माने में पेंटिंग का जो आर्ट है, ये जो कला है, किस तरीके से लोगों की फीलिंग्स एक्सप्रेस किए जाते थे, किस तरीके से प्योरली नेचुरल आर्ट है, ये बताया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है ये। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रज़ा है, जिनका नाम है सैयद हैदर रज़ा, इन्हें रज़ा के नाम से जाना जाता था, वो बहुत ही अच्छे इंडियन आर्टिस्ट थे। सिंपली वो क्या करते थे, ज्योमेट्रिक शेप्स, कलर जो वो कैसे बनाते थे पेंटिंग्स, उनकी पेंटिंग्स कैसे हुए करती थी, उनके पेंटिंग्स वो कहीं से कॉपी करके नहीं बनाते थे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ आप पेंटिंग बनाओ, तो आप क्या बनाओगे, आपको जो दिखेगा आपके सामने, सपोज सीनरी बनाओगे या कोई पर्सन का इमेज बनाओगे, मेमोरी ड्राइंग्स बनाओगे, किसी आप ह्यूमन बीइंग का इमेज बनाओगे, एनिमल का या बर्ड का इमेज बनाओगे। बट यहाँ पे जो ये पर्सन है रज़ा, इनमें एक इतनी अच्छी कला थी कि वो जो आर्ट बनाते थे पेंटिंग्स, वो कहीं से कॉपी नहीं हुई होती थी, वो उनकी ओरिजिनल पेंटिंग्स होती थी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इस तरीके से, मतलब सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, अलग अलग शेप्स मिला के वो पेंटिंग्स बनाए करते थे और डिफरेंट कलर्स डालते थे। ऑरेंज और ब्लू जैसे कलर्स उनके पेंटिंग्स में हमेशा ही रहते थे, और उनकी पेंटिंग बहुत ही कैप्टिवेटिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव हुआ करती थी। स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करते थे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, कैप्टिवेटिंग कॉम्पोजिशंस, और उनमें इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते थे उनके पेंटिंग्स में कि वो देख के ही उनकी वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये पता चलता था। और उनका जो ये है ब्लू और ऑरेंज कलर पेंटिंग्स में रहता ही था। यू विल फाइंड देम इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग। ये कलर्स आपको उनके हर एक पेंटिंग में मिलेंगे। उनकी पेंटिंग कोई भी ऐसा मतलब ह्यूमन फिगर्स नहीं होंगे उसमें, या कोई सीन कॉपी नहीं किया होगा एनवायरनमेंट से उन्होंने। उनकी पेंटिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रहती थी, मतलब किसी चीज़ की कॉपी नहीं थी, वो उनके खुद के थॉट्स थे उनकी पेंटिंग में। और सच पेंटिंग्स आर नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्ट्री। कोई एक्सटर्नल इमेज को देख के उनकी पेंटिंग नहीं बनाई जाती थी। वो इंटरनली जो फील करते थे, जो सोचते थे, जो नॉलेज रखते थे, वही वो बनाते थे। ठीक है। अब उनके पेंटिंग के बारे में क्या बोला है कि दे ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट, हाँ, ऐसी पेंटिंग्स तब बनती हैं जब कोई आर्टिस्ट झांक के अपने अंदर मन में देखता है। पीप करना मतलब देखना। They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots in different composition using effective techniques of applying paint, attractive color combinations, achieving balance in some places and creating imbalance in other places. ये सारी चीज़ों का मिक्सचर करके वो अपनी पेंटिंग्स बनाया करते थे कुछ इस तरीके से। डॉट्स, लाइन्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, सबका मिक्सचर होता था। और ये जो रज़ा है, उनको उनकी पेंटिंग में ये दिखता था कि इंडियन आर्ट, एक ट्रू इंडियन आर्ट दिखता था, एक मतलब हेरिटेज दिखता था। हेरिटेज किसको किसको बोलते हैं हम, बहुत अच्छी इनहेरिटेंस को हेरिटेज बोलते हैं, जो हमारी अपनी हो, बहुत सालों से हो, पुरखों से हमारी हो। ठीक है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दिखता था उनके पेंटिंग्स में, और जो उनकी पेंटिंग्स थी ना, वो बहुत ही पीस और एक पीसफुल लाइफ को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है। वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज अ विजिबल फॉर्म ऑफ वेरी डीप थॉट। ऐसा लगता था कि कोई डीप थॉट देख रहे हैं हम उन पेंटिंग्स को। अगर हम देखते थे तो किसी ने बहुत डीपली बनाई हुई है वो पेंटिंग्स, और बहुत ही कम रियल पेंटिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जो व्यूअर्स को अपने तरफ कैप्टिवेट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, जैसे रज़ा की पेंटिंग्स करती थी। अब जो रज़ा है वो बॉर्न हुए थे एक स्मॉल विलेज में, मध्य प्रदेश में। ही बिगेन टू पेंट फ्रॉम द एज ऑफ 12। वो जब 12 साल के थे तब से उन्होंने पेंटिंग स्टार्ट किया था। ही स्टडीड आर्ट एट चित्रकला महाविद्यालय एट नागपुर एंड देन एट द जे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई।
यहाँ पे उन्होंने अपनी आर्ट की स्टडीज़ की थी। उसके बाद वो फ्रांस गए अपना आर्ट को स्टडी करने के लिए, और कुछ साल बाद वो फ्रांस में सेटल भी हो गए। उनकी जो वाइफ थी वो भी फ्रेंच थी। ही वॉन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, उन्हें बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। जितने भी पद्मा अवार्ड्स हैं, मतलब तीनों के तीनों पद्मा अवार्ड्स उनको ऑनर किए, तीनों के तीनों पद्मा अवार्ड से उन्हें ऑनर किया गया था, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। इन तीनों अवार्ड से उन्हें ऑनर्ड किया गया था। विद ऑल अवार्ड्स एंड ऑनर्स हिज पेंटिंग्स वर एक्सप्लोरिंग अ स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल पाथ। उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही अच्छा मैसेज देती थी, इसीलिए बोला गया है कि वो स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल, मतलब बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड होती थी उनकी पेंटिंग्स। ग्रेजुअली द बिंदु और पॉइंट came to the core of his painting. He described his work in these words: "My work is my own inner experience and involvement with the mysteries of nature, and from which is expressed in color, line, space and light." वो ऐसा बोलते थे अपने वर्ड्स, अपने वर्क को, काम को ऐसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करते थे कि मेरा काम मेरा अंदर का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट है, मैंने इसे कहीं बाहर से देख के नहीं बनाया हुआ है। इसमें आपको नेचर की मिस्ट्रीज मिलेंगी, और इसमें अलग अलग चीज़ें मैंने बहुत कुछ एक्सप्रेस किया है, अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रख के और अलग अलग चीज़ों की मदद लेके, अलग अलग कलर्स की, लाइंस की, स्पेस की, लाइट की मदद लेके। Sometimes an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated. कभी कभी एक आर्टिस्ट के जो थॉट्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, बट ये जो रज़ा है, उनके थॉट्स उन्होंने इस तरीके से समझाए हैं पेंटिंग्स में कि किसी के लिए भी वो समझना बहुत ही इफ़ेक्टिव और ईजी हो जाता है। मतलब उन्होंने अपना मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ही अपने काम को बनाया था। उनमें इतनी अच्छी क्रिएटिविटी थी, उनके पेंटिंग्स इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हुआ करते थे। और उनका जो डेथ है वो हुआ है 23 जुलाई को। 23 जुलाई को ये जो ग्रेट आर्टिस्ट है वो पास्ड अवे हुए हैं। Sometimes an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated when they are expressed through words. For him, the effective medium of communication is his work. Raza had great creativity. His paintings are very expressive. This great artist passed away on 23rd of July 2016 at the age of 94, leaving behind a legacy of sensitive paintings. उन्होंने, वो तो चले गए बट उनके पीछे बहुत ही अच्छा वर्क उनका हमारे पास वो छोड़ के गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें बताया गया है आर्ट के बारे में वो है गोंड आर्ट। गोंड आर्ट को ट्राइबल आर्ट बोला गया है। ट्राइबल आर्ट रिलेटेड टू दी ट्राइबल पीपल। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये ट्राइबल आर्ट है, मतलब नेचुरल आर्ट। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं मिक्स किए जाते हैं, खुद कलर्स बनाते हैं, काउडंग से, मड से कलर्स बनाए जाते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव, इस तरीके का ट्राइबल आर्ट होता है, ऐसा इमेजेस होते हैं ट्राइबल आर्ट के। ठीक है, आप देखोगे तो ये ट्राइबल पीपल है, बहुत सालों से ही रह रहे हैं, चलते आ रहे हैं ये लोग हमारी कंट्री में। ठीक है, देखो गोंड आर्ट पे पढ़ते हैं हम, ट्राइबल आर्ट है वो। It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in, कहाँ पे ज़्यादातर ये लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा स्टेट्स ऑफ इंडिया। और इनकी जो ट्रेडिशनल कहानियाँ हैं, मान्यताएं हैं, टेल्स एंड मिथोलॉजीज हैं, वो उनसे हम बहुत कुछ समझ पाते हैं कि ऐसा पता चलता है कि हज़ारों साल पहले से ही ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। द गोंडी लैंग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगु, और इनकी लैंग्वेज तेलुगु के जैसा, मोस्टली तेलुगु लैंग्वेज के जैसी ही रहती है। Gond art has spread in central India. Originally people used to draw pictures. अब पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में जो लोग हैं वो पिक्चर्स किस पे ड्रॉ करते थे, अपने घर के वॉल्स पे। मोस्ट फोक आर्ट्स इन्वॉल्व, ये फोक आर्ट्स होते हैं, इन्हें फोक आर्ट्स बोला जाता है। Most folk arts involve natural techniques of preparing colors, use of several mediums. They are transferred from generation to generation in a smooth flowing process. ये generation to generation transfer होता आया है और smoothly ये process जाता है। और most of the folk art जो होता है वो एकदम natural होता है, उनके colors natural होते हैं, वो पूरे के पूरे natural होते हैं। Gond art is no exception to this. Gond art भी वैसा ही है। हाउस डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट्स अ प्लीजेंट, जैसे एक हाउस को अगर हम डेकोरेट करें अच्छे पिक्चर्स के साथ तो वो कितना नेचुरल लगता है और कितना अच्छा एटमॉस्फेयर लगता है।
तो वैसे ही ये गॉन आर्ट भी उतना ही ब्यूटीफुल है। फोक आर्ट में क्या होता है कि हम कैनवास भी खुद ही प्रिपेयर करते हैं, मतलब सरफेस भी खुद ही प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है, और जो कलर यूज़ करने हैं वो भी हम खुद ही ड्रॉ करते हैं, वो भी हम खुद ही बनाते हैं। दैट इज़ वाई क्रिएटिंग फोक आर्ट इज़ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। इसीलिए ये फोक आर्ट बनाना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और इसमें उस आर्ट में रिचनेस दिखती है क्योंकि वो पूरा नेचुरल होता है। In the days of past, several things in nature such as soils of different shades, the juice of plants, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। Leaves, tree bark, flowers, fruits, everything like coal, cow dung were used to prepare colors. ये सब यूज़ किया जाता था कलर्स बनाने के लिए। तो सोचो कलर्स कितने ज़्यादा नेचुरल होंगे। The different colors, various textures and patterns were used year after year. अलग अलग कलर्स, अलग अलग पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं, lending a simplicity to the art. इससे इस आर्ट को सबसे ज़्यादा सिंप्लिसिटी मिलती है। When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. जब हम ऐसी पिक्चर्स देखते हैं तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि इस तरीके की पिक्चर भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है किसी और पिक्चर से, और कितना डीप थॉट ये कन्वे करती है इतना ईजीली। What a deep thought this art conveys, and so easily. In the Gone style of art, we see that the outlines may vary little from artist to artist, but the design fill it makes the whole pictures look lively and attractive. भले ही थोड़ा सा डिफरेंस होगा आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट अगर हम आउटलाइन देने जाएंगे तो, बट उसके जो डिज़ाइंस हैं ओवरऑल वो पूरे पिक्चर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं क्योंकि वो नेचुरल होते हैं, क्योंकि उनके जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत ही सिंपल होती हैं। उनमें डॉट्स, स्ट्रेट लाइंस, डॉटेड लाइंस, कर्वी शेप, सर्कल्स, ये सब यूज़ किया जाता है। स्पेशल अटेंशन दिया जाता है चॉइस ऑफ कलर्स को, सो दैट द टोटल इज़ अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, ताकि एट द एंड सब कुछ अमेजिंग और ब्यूटीफुल हो। आज की एज में, आज की कॉमर्शलाइजेशन एज में बहुत सारे लोगों ने गॉन आर्ट को लिया हुआ है, बट इसका जो रूट है, फोक आर्ट का जो रूट है वो प्रोबेबली एक वुमेन के डेली कोर्स में भी दिखने को मिलता है, बट द रूट ऑफ फोक आर्ट्स probably lie in women's daily course like cleaning and decorating the house, dealing with the natural colors in the course of cooking, and in their leisure time activities above Bhagavad. Okay, तो इनकी उनके लेजर टाइम एक्टिविटीज़ में भी इन्होंने ये लिखा हुआ है लेसन। उनकी लेजर टाइम एक्टिविटीज़ में भी आपको दिखेगा उनका आर्ट, आपको नेचुरल कलर्स दिखेंगे उनके कुकिंग में, उनके हाउस को डेकोरेट करते वक्त, उनकी क्लीनिंग करते वक्त आपको हाउस का ब्यूटी और पेंट ब्यूटी दिखेगा जो आपको एक आर्टिस्ट में दिखता है, आर्टिस्ट की पेंटिंग में दिखता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।